तो बच्चों आज इनकम टैक्स पढ़ा जाएगा और इनकम टैक्स में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। उसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, यानी पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। चलिए शुरू करते हैं क्लास। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे के लाभ तथा अधिलाभ। कुछ बातें पूछें आपसे, चलो पूछ लेते हैं। ये बताओ कि ये असेसमेंट का मतलब क्या होता है, पता है आपको? असेसमेंट, जी असेसमेंट, चलो बताते हैं आपको। असेसमेंट का मतलब होता है दो बातों का पता लगाना। असेसमेंट का मतलब होता है दो बातों का पता लगाना। पहली बात है भाई तुम्हारी टोटल इनकम क्या है, कुल आय, टोटल इनकम। और जब टोटल इनकम मिल जाए तो तुम्हारा इस पर टैक्स कितना बनता है। तुम्हारी टोटल इनकम क्या है, इनकम क्या है, और तुम्हारा इस पर टैक्स कितना बनता है। बोलिए बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गई बात? हाँ चल, अभी कोई क्वेश्चन नहीं, अभी फालतू बातें नहीं, चैप्टर शुरू कर रहे हैं। सवाल चैप्टर शुरू नहीं किया, सवाल पहले ही चालू हो गया, हटाओ। ठीक, पहले मेरी बातें सुनो। चैप्टर से बातें होंगी पूछना, अदरवाइज सवाल आखिरी में लेंगे आपका। तो हमने आपसे पूछा कि असेसमेंट किसे कहते हैं। जी दो बातों का पता लगाना। भाई तुम्हारी इनकम कितनी है, मतलब टोटल इनकम, और अगर तुम्हारी इनकम इतनी है 10-20 लाख 50 लाख, तो उस पर टैक्स कितना बनता है। सारे बच्चे बताएं, असेसमेंट का मतलब समझ में आ गया? कि असेसमेंट का मतलब भाई तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है उसका पता लगाना, और उस पर टैक्स कितना बनता है उसका पता लगाना। अच्छा भाई, अब बच्चों ये बताओ, टोटल इनकम बराबर 5 बातों का जोड़। बताओ हम सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? टोटल इनकम बराबर 5 बातों का जोड़, 5 बातों का जोड़। अच्छा, क्या वो 5 बातें कहलाती हैं हेड्स ऑफ इनकम? बोलो बच्चों कि क्या वो 5 बातें कहलाती हैं हेड्स ऑफ इनकम, आय के शीर्षक? हाँ बच्चे कह रहे हैं जी सर, बात तो सही है कि टोटल इनकम बराबर 5 बातों का जोड़, और 5 बातें मतलब हेड्स ऑफ इनकम, आय का शीर्षक। बच्चों आय का पहला शीर्षक क्या हम लिख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी? बोलो, वेतन से आय। जी हाँ बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल सर। दूसरा लिखा जा सकता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आए। जी हाँ बच्चे बोल रहे हैं जी सर बिल्कुल। तीसरा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। चौथा जो हम पढ़ा चुके हैं कैपिटल गेन। पांचवा जो हम पढ़ा चुके हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बच्चों 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स। क्या ये हेड्स फिक्स है? बोलो, क्या ये हेड्स फिक्स है? क्रम 1 2 3 4 5? जी हाँ बिल्कुल फिक्स है। तो आज हम लोग तीसरा हेड पढ़ने जा रहे हैं ना। आज हम लोग कौन सा हेड पढ़ने जा रहे हैं? तीसरा, थर्ड, तीसरा हेड पढ़ने जा रहे हैं पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी व्यक्ति कमाता है तो उसकी इनकम को इन्हीं पांचों में कहीं रखा जाता है। दुनिया में कमाने के लाखों तरीके मौजूद हैं। कोई भी व्यक्ति कमाता है तो उसकी इनकम को इन्हीं पांचों में कहीं रखते हैं। मैं नौकरी करता हूं, मैं अपने बॉस को सर्विसेज देता हूं, सेवाएं देता हूं, मैं नौकरी करता हूं, एम्प्लॉयमेंट है मेरा। मुझे बॉस जो कुछ भी देगा कहाँ रखोगे? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो मैं नौकरी करता हूं, मैं अपने बॉस के लिए काम करता हूं, और मेरा बॉस मुझे जो कुछ भी दे, इनकम फ्रॉम सैलरी में। मेरे पास मकान है और मैंने उसको किराए पर लगा दिया, और वहां से जो मुझे कमाई आ रही है किराए वाली, वो मैं कहाँ रखूंगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बी फॉर बिजनेस, पी फॉर प्रोफेशन। मेरा बिजनेस है, व्यापार। आज आज डीपली बात करेंगे व्हाट इज बिजनेस। मेरा बिजनेस है, व्यापार। मेरा पेशा है, प्रोफेशन। अगर आपने बिजनेस या प्रोफेशन से कमाया है तो कहाँ रखो? पीजीबी। मेरे पास एसेट है, एसेट क्या? संपत्ति, एसेट। बच्चों एसेट क्या होता है? एसेट, क्या एसेट वो चीज है, क्या एसेट वो चीज है जिसकी लाइफ साल भर से ज्यादा होती है? क्या एसेट ऐसी वस्तु है जिसकी लाइफ साल भर से ज्यादा होती है?
या एसेट वो एक्सपेंस है जिसका बेनिफिट साल भर से ज्यादा है? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, दोनों डेफिनेशन अपनी जगह सही है। एसेट ऐसी वस्तु है जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, ये भी सही है। या एसेट वो खर्चा है जिस पर बेनिफिट साल भर से ज्यादा है, या जो आज भी मेरे पास है, कल भी मेरे पास रहेगी, परसों भी मेरे पास रहेगी, 2 साल बाद भी मेरे पास रहेगी, जो अभी भी है बाद में रहेगी, वो भी एसेट है। चलो एसेट समझ गए। मेरे पास एक एसेट है और मैंने उठा के बेच दी, लाभ कमाया, तो बच्चों वो लाभ कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। मैंने एसेट बेच के लाभ कमाया, कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। हाँ, बॉस बॉस ने मुझे नौकरी दी, मैंने काम किया, मुझे बॉस ने पैसे दिए सैलरी में। मकान से किराया मिला, हाउस प्रॉपर्टी में। व्यापार या पेशे से कमाया, पीजीबीपी में। संपत्ति बेच के लाभ कमाया, कैपिटल गेन में। और कोई भी ऐसी कमाई, कोई नई तरह की कमाई, कोई भी ऐसी कमाई, कोई नई तरह की कमाई जो चारों में ना जाए, बैलेंसिंग फिगर कहाँ भर दो? अदर सोर्स में। कोई भी कमाई जो चारों में एडजस्ट नहीं हो रही है, कहाँ भर दो? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भर दो। कोई भी नई कमाई। जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो जो है यूट्यूब पर गेम खेलते और खिलाते हैं। तो क्या करते हैं हमें नहीं पता, आजकल गेमिंग का बहुत मामला चल रहा है। कहीं के 10-15 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो गेम यूट्यूब पे खेलते हैं, बड़े पैसे कमाते हैं। तो वो यूट्यूब से कमा रहे हैं, कम से कम 25-30 हजार महीने कमा रहे हैं, 40 हजार महीने कमा रहे हैं। स्टूडेंट ही है, बीकॉम में ही है, लेकिन गेम खिला खिला के पैसे कमा रहे हैं। तो यूट्यूब से कमाई आ रही, कहाँ डाल दें? भाई चार में तो जा नहीं रही, अदर सोर्स में डालो। कोई भी नई कमाई आ रही है, कहाँ डालो? अदर सोर्स में डालो। चलो, तो बच्चों 5 हेड्स होते हैं। तुमने आपको क्या बताया? असेसमेंट किसे कहते हैं? अरे तुम्हारी इनकम कितनी है, टोटल इनकम, और उस पर टैक्स कितना बनता है, इन दोनों बातों का पता लगाना कहलाता है टोटल इनकम। सॉरी, इन दोनों बातों का पता लगाना कहलाता है असेसमेंट करना। और असेसमेंट में तुम्हारी टोटल इनकम का पता लगाना। टोटल इनकम कैसे आएगी? पांचों हेड्स का जोड़ लगाओ, टोटल इनकम आएगी। और पांचों हेड्स में क्या बच्चों हम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, क्या हम पांचों में 4 पढ़ चुके हैं? ये बस ये बच गया था क्या? बस यही बच गया था, पीजीबीपी? जी हाँ, बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बस यही बच गया है, पीजीबीपी। तो आओ जरा शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इस चैप्टर में सेक्शन 28 से चीजें शुरू हैं और 44 पर खत्म है। तो धारा 28 से लेकर 44 तक इस चैप्टर के अंदर है। चलो बच्चों जरा देखा जाए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे बच्चों, व्हाट इज बिजनेस। भाई बिजनेस आखिर होता क्या है? बिजनेस किसे कहते हैं? ध्यान देना बच्चों, बिजनेस बराबर 1, 2, 3। बिजनेस किसे कहते हैं? हमने 3 बातें लिखी, ध्यान देना बच्चों। बिजनेस मतलब व्यापार, बिजनेस मतलब व्यापार। जो लोग बिजनेस करते हैं, क्या वो लाभ कमाना चाहते हैं? बोलो। जो लोग बिजनेस करते हैं, क्या वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं? जी हाँ। चलो, एक चीज तो मालूम पड़ गई, बिजनेस क्यों किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। ठीक। दूसरा, जो लोग बिजनेस करते हैं, तो जो काम वो करते हैं वो लीगल होता है कि इलीगल? जो काम वो लोग करते हैं वो लीगल होता है कि इलीगल? हाँ, क्या किडनैप कर लेना, मर्डर कर लेना, हाँ, किडनैप कर लेना, मर्डर कर लेना, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये क्या ये सब आएगा बिजनेस में? नहीं। यानी आप जो काम करोगे वो वैध होना चाहिए, जुर्म नहीं होना चाहिए। ठीक। तो नंबर 1, आप लाभ कमाना चाहते हो, लेकिन आप जो काम करोगे वो क्या हो? वो लीगल हो, वो कानून की निगाह में जुर्म ना हो। ठीक। चलो, दूसरी बात हो गई। तीसरी, माल खरीदना और बेचना, परचेज एंड सेल। माल खरीदना और बेचना। लाओ 10 का, बेचो 12 में, 2 का प्रॉफिट। लाओ 10 में, बेचो 14 का, 4 का प्रॉफिट। तो बताओ बच्चों, क्या बिजनेस की डेफिनेशन समझ में आ गई? मैं लाभ कमाना चाहता हूं, ओके। मैं जो काम करूंगा वो लीगल होगा, ओके। मैं माल खरीदूंगा, बेचूंगा, वस्तु खरीदूंगा, बेचूंगा, मगर सस्ती खरीदूंगा, महंगी बेचूंगा, तब तो लाभ आएगा। तो ये होता है बिजनेस, व्यापार।
और जो व्यापार करता है उसे हम क्या मानेंगे बच्चों? व्यापारी, यानी कि बिजनेसमैन। तो क्या हमने बच्चों को बिजनेस का मतलब बता दिया? किसी को दिक्कत तो नहीं है व्हाट इज बिजनेस? हाँ, नहीं, हमें लगता है कि बच्चों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है कि सर बिजनेस किसे कहते हैं। ठीक, हम लाभ कमाना चाहते हैं, हम लीगल काम करेंगे, हम माल खरीदेंगे बेचेंगे, बार बार खरीदेंगे, बार बार बेचेंगे, सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे, सस्ता खरीदेंगे महंगा बेचेंगे, लाभ कमाएंगे। ये हो गया बिजनेस। चलो जरा प्रोफेशन समझा दे बच्चों। एक होता है प्रोफेशन। प्रोफेशन हिंदी में आप इसे बुला सकते हैं पेशा। तो बिजनेस तो समझा दिया बच्चों को, अब जरा समझा दें प्रोफेशन, पेशा क्या होता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा भाई। वो तो माल खरीद बेच रहा है, तुम क्या कर रहे हो? जी हम सर्विस देते हैं। सर्विस, सर्विस माने सेवाएं। तो वो तो माल खरीद बेच रहा था, तुम क्या बेच रहे हो? जी हम सर्विस देते हैं, बदले में फीस लेते हैं। सुना बच्चों, हम सर्विस देते हैं, बदले में फीस लेते हैं। चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर, बात समझ में आ गई कि हम सर्विस देते हैं, फीस लेते हैं। अब बच्चों से एक बात पूछते हैं, सर्विसेज टेंजिबल होती है कि इनटेंजिबल? सर्विस कैसी होती है? छुआ देखा जा सकता है, टेंजिबल, या छुआ देखा नहीं जा सकता, इनटेंजिबल? हाँ, तो बच्चों का कहना है सर सर्विस वो तो होती है इनटेंजिबल। जी हाँ बच्चों, सर्विसेज को छुआ देखा नहीं जा सकता। ठीक, तो पेशेवर व्यक्ति बोले हम सेवाएं देते हैं और फीस लेते हैं। बच्चों एक डॉक्टर साहब जो मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर साहब इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, सलाह देते हैं, मतलब सर्विस देते हैं। और डॉक्टर साहब क्या लेते होंगे? फीस लेते होंगे। ठीक, डॉक्टर साहब क्या लेते होंगे? फीस लेते होंगे। अच्छा वकील साहब, वकील साहब मुकदमा लड़ते हैं, सलाह देते हैं और फीस लेते हैं। अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए अकाउंट्स देखता है, टैक्स देखता है, सलाह देता है और क्लाइंट से फीस ले लेता है। अच्छा हम कोचिंग में क्या कर रहे हैं? हम आपको पढ़ा रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं और आपसे फीस लेते हैं। एक्टर एक्ट्रेस क्या करते हैं? मूवी में काम करते हैं, डांस करते हैं, एक्टिंग करते हैं, सेवाएं देते हैं और प्रोड्यूसर से फीस ले लेते हैं, डायरेक्टर वगैरह से। हाँ बच्चों, अच्छा ये प्लेयर्स क्या करते हैं? प्लेयर्स फुटबॉल खेलने वाले, हॉकी खेलने वाले, क्रिकेटर्स, हाँ बाकी बहुत सारे, ये लोग भी क्या करते हैं? सेवाएं देते हैं और फीस लेते हैं। तो बच्चों बात समझ में आ गई कि ये लोग क्या करते हैं? ये सर्विसेज देते हैं और फीस लेते हैं। ठीक, प्रोफेशनल। तो अगर बिजनेस करने वाले को बिजनेसमैन कहते हैं, तो प्रोफेशन वालों को क्या बुलाया जाए? हाँ, प्रोफेशनल्स। बोलो बच्चों, पेशेवर। अगर व्यापार करने वालों को व्यापारी बुलाते हैं, बिजनेस करने वालों को बिजनेसमैन बुलाते हैं, तो पेशे वालों को क्या बुलाया जाए? प्रोफेशनल्स, पेशेवर। जी हाँ, उन्हें हम बुलाएंगे प्रोफेशनल, पेशेवर। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। आइए पता लगाएं, पेशेवर कहते किसे? पेशेवर कहते किसे? ध्यान देना बच्चों। पेशेवर, प्रोफेशनल, पेशेवर कौन है? जी पेशेवर हर व्यक्ति नहीं होता, हर व्यक्ति प्रोफेशनल नहीं होता। प्रोफेशनल ऐसा व्यक्ति माना जाएगा जिसके अंदर क्या होना चाहिए? एबिलिटी। एबिलिटी, दो बार एबिलिटी, हाँ एक एक्स्ट्रा हो गया, एबिलिटी। जी हाँ, एबिलिटी हिंदी में योग्यता। तो बच्चों प्रोफेशनल वो है जिसमें क्या होना चाहिए? योग्यता। मगर कितनी योग्यता? 1 और 2, दो योग्यता। एक है
मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी हिंदी में, हिंदी में मस्तिष्क की योग्यता। और एक होगा मेंटल एबिलिटी, फिर होगा फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी। अच्छा, इसका क्या हिंदी में मतलब हुआ? शारीरिक योग्यता, शारीरिक योग्यता। चलो बच्चों अब जरा सुनना कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि हम प्रोफेशनल दो लोगों को मानेंगे, जो मेंटल एबिलिटी वाले हैं, जो फिजिकल एबिलिटी वाले हैं। अगर आपके अंदर ये दो एबिलिटी है तो आप प्रोफेशनल हैं, अगर आपके अंदर ये एबिलिटी नहीं है तो आप आम आदमी हैं, आप पेशेवर नहीं हैं। तो दो योग्यताएं होनी चाहिए, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी। चलो समझते हैं बच्चों, मेंटल एबिलिटी की बात करते हैं। क्या मतलब मेंटल एबिलिटी? पेशेवर में दो योग्यताएं होती हैं, मेंटल एबिलिटी। बच्चों मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है ज्ञान, मतलब होता है बुद्धिमानी, मतलब होता है काबिलियत। मेंटल एबिलिटी, बुद्धिमानी, ज्ञान। तो आप कहोगे सर ये ज्ञान कैसे आता है? बच्चों स्टडी समझते हो? स्टडी, अध्ययन, हिंदी में अध्ययन, स्टडी। क्या स्टडी करने से काबिलियत आती है, ज्ञान बढ़ता है, नॉलेज आती है, डिग्री मिलती है? बोलो बोलो। हाँ, स्टडी करने से, अध्ययन करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, बुद्धिमानी आती है, काबिलियत बढ़ती है, डिग्री मिलती है। कुछ कुछ प्रोफेशनल हैं, मैं डॉक्टर हूं, इलाज करता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, अपने क्लाइंट्स का टैक्स अकाउंट्स ऑडिट करता हूं, देखता हूं, मैं एडवोकेट हूं, वकील, मैं मुकदमे वगैरह लड़ता हूं। बच्चों इन सब ने स्टडी की होगी, मेंटल एबिलिटी होगी। डॉक्टर साहब एमबीबीएस, हाँ, या बीयूएमएस, या एमडी, या दांत वाले हैं तो बीडीएस, एमडीएस, अरे कुछ तो डिग्री लिए होंगे। डॉक्टर साहब, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए में सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, स्टडी तो जरूर किया होगा ना, इतना ज्ञान तभी तो आया होगा, डिग्री तभी तो मिली होगी सीए फाइनल के बाद। वकील साहब एलएलबी, एलएलएम वगैरह किए होंगे, स्टडी किए होंगे, डिग्री मिली होगी। क्या बच्चे ये बात समझ गए कि आप प्रोफेशनल तभी अपने आप को कह सकते हो जब आपके पास दो तरह की योग्यताएं, दो तरह की एबिलिटी हो। और उनमें से पहली एबिलिटी होती है मेंटल एबिलिटी, कि आपके पास क्या हो? दिमाग होना चाहिए, आप काबिलियत होना चाहिए, बुद्धिमानी होना चाहिए, डिग्री भी होना चाहिए। कैसे आएगी ये मेंटल एबिलिटी? ये ज्ञान कैसे आएगा, डिग्रियां कैसे मिलेंगी? स्टडी से मिलेंगी, स्टडी से मिलेंगी। अगर बच्चों को पहली बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़े। चलो बच्चों से एक सवाल पूछते हैं, क्या सैफी सर के पास भी मेंटल एबिलिटी है? बोलो, क्या हमने भी स्टडी की होगी? क्या मेरे पास भी ज्ञान है? क्या हम भी अपने आप को प्रोफेशनल कह सकते हैं? जी हाँ बच्चों, हम तो बोलेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हमने काफी स्टडी कर रखी है। हमने भी आपकी तरह बीकॉम, फिर एमकॉम, फिर बीएड, फिर पीएचडी, फिर नेट और क्या क्या करके रखा हुआ है, एलएलबी वो भूल गए। तो हाँ भाई, हमने भी बहुत सारी स्टडी कर रखी है, हमने भी डिग्रियां ले रखी हैं, हमने भी पढ़ाई कर रखी है। जी हाँ, मेरे पास मेंटल एबिलिटी है, मेरे पास बुद्धिमानी है, ज्ञान है, डिग्रियां हैं। जी हाँ, मेरे पास भी मेंटल एबिलिटी है। और दूसरी शर्त पर आते हैं, फिजिकल एबिलिटी। प्रोफेशनल में केवल एक एबिलिटी से काम नहीं चलेगा, डिग्रियां जुटा ली, ज्ञान है, आपके पास फिजिकल एबिलिटी भी होना चाहिए, शारीरिक योग्यता, शारीरिक योग्यता। अच्छा, अब शारीरिक योग्यता क्या चीज है भाई? शारीरिक योग्यता ध्यान देना बच्चों। सर पहले आप बताइए, शारीरिक योग्यता, फिजिकल एबिलिटी आती कैसे है? मेंटल एबिलिटी तो स्टडी से आती है, अध्ययन से आती है, फिजिकल एबिलिटी कैसे आती है? चलो बच्चों से पूछते हैं, ऐसा कोई नाम सुना है? ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। बोलो बच्चों, ऐसा कोई नाम सुना है? बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल, ट्रेनिंग प्रशिक्षण बिल्कुल सुना है। तो प्रोफेशनल न केवल पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं, ज्ञान लेते हैं, डिग्रियां बटोरते हैं, बल्कि वो साथ में फिजिकल एबिलिटी भी उनको मिलती है, वो ट्रेनिंग भी लेते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं। ट्रेनिंग से आपको फिजिकल एबिलिटी आती है। डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन कर लेते हो,
हुनर है आपके पास, हाँ हुनर है आपके पास, फिजिकल एबिलिटी है, बॉडी में बात है भाई। ये कैसे सीखा? डॉक्टर साहब बोले जब स्टडी कर रहे थे ना, स्टडी कर रहे थे बच्चों, आपने संजय संजय दत्त की मूवी देखी है मुन्ना भाई एमबीबीएस? हाँ देखते हो, उसमें पढ़ाई भी चल रही है, मुर्गा भी कटवा रहे थे। संजय दत्त को भी मुर्गा काटना था। संजय दत्त सर्किट से बोले थे सर्किट कहीं से एक मुर्गा उठा के लाओ, चीरना है। ठीक, सर्किट जिंदा आदमी उठा ले आए थे। क्या? तो बच्चों आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा क्या कि भाई हाँ डॉक्टर लोग पढ़ाई भी करते हैं और उनका ट्रेनिंग भी चल रही थी, प्रशिक्षण भी चल रहा था। मुर्गा काटो, क्या करो, सीखो सीखो, ट्रेनिंग करो ट्रेनिंग करो। तो न केवल आपको पढ़ाया जाता है बल्कि आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। जैसे कि डॉक्टर लोगों को काफी दिनों तक, कई महीनों तक, वर्षों तक ट्रेनिंग भी साथ साथ दी जाती है। अच्छा, तो ट्रेनिंग से आपको फिजिकल एबिलिटी, हुनर आता है, बॉडी में एक बात आती है। बच्चों ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, सीए, डॉक्टर साहब का ट्रेनिंग भी बता दिया। अगर आप सीए के बारे में जरा भी जानते हो तो क्या आपको पता है कि सीए की पढ़ाई में तो 3 स्टेज है। 3 स्टेज, पहले आता है फाउंडेशन, फिर सीए इंटर, फिर सीए फाइनल। लेकिन बच्चों आपको पता है कि इतनी लंबी पढ़ाई में 3 साल की ट्रेनिंग जरूरी है। जो भी बच्चा सीए कर रहा है उसे कुल मिलाकर 3 साल की ट्रेनिंग करनी है। इसको आर्टिकलशिप कहते हैं, आर्टिकलशिप, कि आपको 3 साल ट्रेनिंग करना है। जब तक आप 3 साल की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे, हम ओवरऑल बता रहे हैं, ओवरऑल जब तक आप 3 साल की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं कंप्लीट कर लोगे, आपको सीए फाइनल की डिग्री आपको नहीं देंगे, आप प्रैक्टिस चालू नहीं कर पाओगे भाई। प्रैक्टिस करने के लिए 3 साल की ट्रेनिंग जरूरी है। तो ये पढ़ते भी हैं और साथ साथ ट्रेनिंग भी करते रहते हैं किसी सीए के अंडर में, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर में। भैया ये डॉक्टर साहब भी ट्रेनिंग करते हैं पढ़ाई के साथ साथ, तब इनको ये हुनर आता है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको भी टैक्स बचाने, अकाउंट्स अकाउंट्स मेंटेन करने, ऑडिट करने आता है, हुनर आता है, फिजिकल एबिलिटी है, बॉडी में बात है। कहां से आई? ट्रेनिंग से आई। सीए की पढ़ाई में 3 साल की ट्रेनिंग भी रखी गई है। वकील साहब, एडवोकेट जी, आप बताओ आपने ट्रेनिंग ली? बोले बिल्कुल। जब मैं एलएलबी कर रहा था, जब मैंने एलएलबी कर रहा था तो मैं साथ साथ किसी सीनियर वकील के अंडर में ट्रेनिंग, प्रैक्टिस भी कर रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था, प्रैक्टिस भी कर रहा था, उनसे ट्रेनिंग भी ले रहा था। तो क्या बच्चे मान गए कि हाँ सर, कि ये जो प्रोफेशनल होते हैं, प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल के पास कितनी एबिलिटी होना चाहिए? दो। एक था मेंटल एबिलिटी, मस्तिष्क की योग्यता, जो स्टडी से आएगी। आप स्टडी करोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपको डिग्रियां मिलेंगी और तब आपको मेंटल एबिलिटी आएगी। और एक फिजिकल एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी, आपके बॉडी में हुनर होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट का अकाउंट्स और टैक्स देख लेना, सलाह दे देना, एक हुनर है भाई आपके पास। वकील साहब का मुकदमे लड़ लेना, तरह तरह की सेक्शन बता देना, तरह तरह की दलीलें दे देना, ये भाई हुनर है आपका। और डॉक्टर साहब आपका इलाज कर लेना, दवा लिख देना, ऑपरेशन कर लेना, हुनर है भाई आपके पास। ये आपके पास फिजिकल एबिलिटी है, मस्त आपके पास जो है शारीरिक योग्यता है, आपके शरीर में एक बात है। और ये योग्यता कहाँ से मिली आपको? ट्रेनिंग से। कि न केवल ये लोग पढ़ाई करते हैं, अदरवाइज अपनी पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये होते हैं प्रोफेशनल। और ये क्या देते हैं? ये सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को, मुवक्किल को, मरीजों, पेशेंट को, और बदले में क्या लेते हैं? फीस चार्ज करते हैं। बच्चों क्या आपको समझ आ गया बिजनेस का डेफिनेशन और प्रोफेशन का डेफिनेशन? पहले यहां तक आपसे कोई सवाल लेते हैं, बोलो यहां तक कोई सवाल आपके दिमाग में? फटाफट टाइप करो, अदरवाइज हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए बच्चे यहां तक क्या कहते हैं? हाँ कोई सवाल पूछते हैं कि नहीं पूछते? अभी तक तो सवाल नहीं आया। ठीक है, आइए। तो अब तक क्या बात हुई? बस अब तक बात यही हुई कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है। अब ध्यान देना, ध्यान देना बच्चों। आप बताओ, एक व्यापारी, एक व्यापारी अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस जानने के लिए क्या बनाता है? एक व्यापारी अपने बिजनेस का लाभ हानि, परफॉर्मेंस जानने के लिए क्या बनाता है, क्या मेंटेन करता है? चलो भाई,
साध्वी कह रही है प्लेयर कैसे सर्विस देते हैं। साध्वी, प्लेयर भी तो गेम खेलते हैं, तो सर्विस ही है। हाँ, आईपीएल मैचेस, दूसरे मैचेस, सर्विस ही तो दे रहे हो खेलकर। खेलना सर्विस नहीं है, आप खेल रहे हो। जैसे एक्टर एक्ट्रेस कूदते नाचते हैं, एक्टिंग करते हैं, वैसे प्लेयर भी खेलता है। हाँ भाई, हम पूछ रहे थे, मेरा सवाल दोबारा सुन। सत्यम का सही जवाब आ चुका है। एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का लाभ हानि जानने के लिए क्या बनाता है। हाँ क्या, चलो भाई आंचल का जवाब भी आ गया। और सही जवाब किसका है भाई, सत्यम का है, आंचल का है, और कौन, मनस्वी गलत बता रही है, अरविंद का भी है। सर, व्यापारी अपना लाभ हानि जानने के लिए पीनल अकाउंट बनाता है, ट्रेडिंग इन पीनल या पीनल अकाउंट। ओके, एक बिजनेसमैन अपना लाभ हानि जानने के लिए पीनल अकाउंट बनाता है बच्चों। और पीनल अकाउंट से क्या आता है, प्रॉफिट। तो सभी बच्चे बताएं कि हमारे चैप्टर में प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस का मतलब समझ में आया। बोलो, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस समझ में आया। हाँ, बिजनेस का प्रॉफिट, व्यापारी क्या बनाएगा, पीनल अकाउंट बनाएगा। पीनल अकाउंट बनाएगा, फिर वहां से आएगा प्रॉफिट या लॉस, और ये रहा बिजनेस वाला प्रॉफिट। चलो अब दूसरा सवाल हो जाए। दूसरा, एक प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन की परफॉर्मेंस जानने के लिए क्या बनाता है। एक प्रोफेशनल अपने प्रोफेशन की परफॉर्मेंस जानने के लिए क्या बनाता है। चाहे 1 बना लो, चाहे 2 बना लो, चाहे 3 बना लो, नाम बताओ घरे भाई। प्रोफेशनल व्यापारी तो लाभ हानि खाता बना रहा है, व्यापारी के एवं लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट। भाई प्रोफेशनल तुम क्या बनाओगे, तुम क्या बनाओगे भाई प्रोफेशनल। हमने कहा चाहे 1 बना लो, चाहे 2 बना लो, चाहे 3 बना लो, कोई नाम तो बताए प्रोफेशनल क्या बनाते हैं। नाम तो किसी ने बताया नहीं। अरविंद कहते हैं प्रोसेस। भाई आप तो महान हो। ठीक, सत्यम कहते हैं ट्रेडिंग पीनल। सत्यम, ट्रेडिंग एंड पीनल व्यापारी बनाता है, प्रोफेशनल नहीं बनाते। प्रोफेशनल कहेगा साहब मैं कैश बुक बना देता हूं। अच्छा, कैश बुक बना दो, या साहब कैश बुक तो नहीं, उसी के जैसा होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है भाई, तुम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना दो। तो हमने बताया कि प्रोफेशनल क्या बनाते हैं भाई, कैश बुक बना लो। बिल्कुल, कैश बुक का कॉपी होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो बना लो। या एक और होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बहुत ज्यादा मैच करता है पीनल अकाउंट की तरह। समझ गए बच्चों, प्रोफेशनल क्या बनाते हैं, जिसका दिल करता है कैश बुक बना लेता है, कैश बुक। जिसका दिल करता है रेसिडेंट पेमेंट अकाउंट बना लेता है, और जिसका दिल करता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेता है। तीनों में से कोई एक बना लो, बात वही है उसका, जिसमें वो कंफर्टेबल है। क्या बच्चों को बात समझ आ गई। हाँ, सत्यम कह रहे हैं सबका वर्क एक है। सत्यम, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों। लेकिन ये जो है पीनल अकाउंट की तरह परफॉर्म करता है। इसका रूल किससे मैच करता है, पीनल अकाउंट की तरह। लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। लेकिन ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। खैर, तो बच्चों प्रोफेशनल तीनों में से कुछ भी बना सकता है, उसकी मर्जी। ठीक है भाई। और बच्चों ध्यान देना, कैश आई 100 रुपया, कैश गई 40 रुपया, कैश बची 60 रुपया। कैश आई 100 रुपए, कैश गई 40 रुपए, कैश बची 60 रुपए। अच्छा, फिर बची तो इसका नाम क्या है, नाम नाम नाम, गेन है ये। क्या है, गेन या सरप्लस है ये। तो ये प्रोफेशन का गेन है। क्या हम मान ले कि बच्चों को समझ आ गया है व्हाट इज प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट वो जो ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट से आया है वो है प्रॉफिट। व्हाट इज गेन, अरे वो जो कैश बुक या रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो बचा हुआ कैश बैलेंस है, दैट इज गेन। तो बोलो बच्चों, क्या चैप्टर का नाम समझ आ गया। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस पीनल अकाउंट से निकाला, गेन फ्रॉम प्रोफेशन कैश बुक या रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से निकाला। हाँ, बच्चे कह रहे हैं जी सर।
अब बच्चों एक बार फिर से कोई सवाल मन में हो तो पूछो, वरना हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। जरा सेक्शन 28 डिफाइन करें। सेक्शन 28, हाँ बोलो, यहाँ तक कोई प्रश्न कि हम सेक्शन 28 पर आने जा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है, आगे बताइए। सर ये सेक्शन 28 क्या है बताते हैं। दुनिया की कौन कौन सी ऐसी इनकम है जो इस हेड में टैक्सेबल होगी, ये बात किस सेक्शन में बताई गई है? सेक्शन 28। दुनिया की कौन कौन सी इनकम है जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, ये बात किस सेक्शन में बताई गई है? सेक्शन 28। पीजीबीपी में क्या क्या टैक्सेबल होगा? सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट लिखे हैं बस। नहीं नहीं बच्चों, 10 अदर्स, कुछ और भी है, लेकिन मोटी मोटा यही है। समझ गए बच्चों? कुल मिलाकर है तो बहुत सारी, लेकिन यहाँ पर कुछ हमने लिख दी है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो दुनिया की कौन कौन सी इनकम है जो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी? पहला बिजनेस से जो प्रॉफिट आता है वो यहाँ टैक्सेबल होगा। सुना आपने? एक व्यापारी अपने बिजनेस से जो लाभ कमाता है वो यहाँ टैक्सेबल होगा। चलो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों व्यापारी जो लाभ निकालता है बिजनेस से वो यहाँ टैक्सेबल होगा। व्यापारी क्या बना के प्रॉफिट निकाला था? बोलो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही अतुल। व्यापारी क्या बनाकर निकाला था प्रॉफिट? सर ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट। पीनल अकाउंट, जी हाँ, तो व्यापारी पीनल अकाउंट बनाकर प्रॉफिट निकाला था और वो प्रॉफिट यहाँ टैक्सेबल होगा। अच्छा और सुनो, और एक प्रोफेशनल जो गेन बताया है, गेन सरप्लस, वो यहाँ टैक्सेबल होगा। अब हम पूछेंगे तो यहाँ 3 बातें हैं ना। हाँ, एक प्रोफेशनल अपने पेशे से जो गेन निकाला है वो यहाँ टैक्सेबल है होगा। अच्छा प्रोफेशनल क्या क्या बना सकते हैं बच्चों? हाँ प्रोफेशनल, जी हाँ, देखो किसने भेजा, सारा का सारा एक बार में सत्यम ने भेजा, बाकी बचे थोड़ा थोड़ा। सर प्रोफेशनल कैश बुक बना सकता है, या वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना सकता है, या वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना सकता है। और यहां से जो सरप्लस आता है, आया माइनस गया बराबर बचा, वो बचा कहलाता है गेन। तो अगर प्रोफेशन से कोई गेन है तो यहाँ टैक्सेबल होगा। क्या बच्चों को बात समझ आ गई? व्यापार वाला लाभ यहाँ टैक्सेबल, पेशे वाला प्राप्ति यहाँ टैक्सेबल, गेन यहाँ टैक्सेबल। चलो भाई, बच्चे कहते हैं सर हमें समझ में बात आ गई है। आपको पॉइंट 1 हो चुका है। किसी व्यापार या पेशे के लाभ, प्रॉफिट, अधिलाभ यानी कि गेन। आप नंबर 2 पर चल सकते हैं। ठीक, कल तक पीडीएफ हम सही कर देंगे। जैसे जैसे यहाँ पर इंग्लिश का पेज अलग भाग रहा है, हिंदी का पेज अलग भाग रहा है, कल तक दोनों को मर्ज कर देंगे। आज बस काम चला लेते हैं, ध्यान देना बच्चों। तो नंबर 1 आपने समझ लिया, चलो नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट, हम भारत वाले दूसरी कंट्री में माल बेच रहे हैं, क्या ये एक्सपोर्ट है? या हम भारत वाले दूसरी कंट्री से माल मंगा रहे हैं, ये एक्सपोर्ट है? बोलो बच्चों। तो बच्चे कहते हैं सर हम भारत वाले दूसरी कंट्री में माल बेच रहे हैं, इसको एक्सपोर्ट कहते हैं। बेच रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं भेज रहे हैं। जी हाँ वही बात है, भेज क्यों रहे हो? बेचने के लिए। ठीक, भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। तो हम भारत वाले दूसरी कंट्री में माल क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं ताकि वो बिक जाए। ठीक, अच्छा बच्चों बात बताओ, हमारे इंडिया से गुड्स दूसरी कंट्री जा रहा है, तो बच्चों दूसरी कंट्री से हम लोग पैसा भी तो लेकर आएंगे, डॉलर भी तो लेकर आएंगे, डॉलर डॉलर डॉलर, हाँ ढेर सारा डॉलर भी तो लेकर आएंगे। हाँ बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बात तो सही है, डॉलर भी आएगा। क्या बच्चों आप मानते हो कि, क्या आप मानते हो एक्सपोर्ट देश के लिए अच्छा है, देश की हेल्थ के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा है एक्सपोर्ट? क्यों?
दूसरी कंट्री में माल बेचकर पैसा भारत लेकर आए, भारत की इकोनॉमी मजबूत होगी, बूस्ट होगी, स्ट्रांग होगी। जी हाँ, एक्सपोर्ट अच्छा होता है। चलो, लेकिन बच्चों, लेकिन क्या आपने एक नाम सुना है कुछ कस्टम ड्यूटी वगैरह? हाँ, कस्टम ड्यूटी, कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम ड्यूटी लगती है तगड़ी एकदम, सरकार आपसे टैक्स ले लेती है, किस नाम से? हाँ, एक्सपोर्ट ड्यूटी के नाम से। ठीक, अब सोचो, बताओ, आप 1,000 रुपए का माल बेच रहे थे। ठीक, आप 1,000 रुपए का माल बेच रहे थे, उस पर 200 रुपया क्या लग गया? टैक्स लग गया। किस नाम से? वही कस्टम ड्यूटी वगैरह के नाम से टैक्स लग गया। ओके, तो भैया तुम विदेश में माल बेच रहे थे और सरकार ने तुमसे टैक्स ले लिया, कस्टम ड्यूटी वगैरह जो भी था ले लिया। ठीक है बच्चों, लेकिन आप बताओ, अगर टैक्स हमसे ले लिए, क्या ऐसे भारतीय जो विदेश में माल बेच रहे हैं, क्या उनका मोटिवेशन कम होगा, डिमोटिवेट होंगे, सर झुकेगा, कंधा झुकेगा? अरे यार, ये तो, और एक तो हम विदेश में माल बेच रहे हैं, एक तो दूसरी कंट्री का पैसा देश में लेके आ रहे हैं, कंट्री की इकोनॉमी मजबूत बना रहे हैं, और ये हमसे टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो भारत सरकार क्या करती है ना, वो ड्यूटी ड्रॉ बैक, हमने तुमसे जो ड्यूटी ली थी, ड्यूटी, हाँ हाँ, जो हमने ड्रॉ ली थी, बैक हम तुम्हें वापस कर दे रहे हैं। सुना बच्चों, कि किसी दिन आपके अकाउंट में, आपके मोबाइल में मैसेज आया, 200 रुपया क्रेडिटेड, ड्यूटी ड्रॉ बैक, वापस मिल गया, तो जो टैक्स आपका लगा था आपको वापस मिल गया। तो बच्चों, ये भी तो कमाई हुई कमाई। बोलो, आपको क्या पता था कि हमारे पास ऐसा भी कोई पैसा आने वाला है? तो ये तो एक प्रकार की इनकम है, इनकम। और वो कहाँ टैक्सेबल होगी? एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा, कि मुझे सरकार ने मेरे टैक्स के पैसे लौटा दिए। भाई मेरे लिए तो कमाई है। क्यों? अरे मुझे क्या मालूम था कि टैक्स भी वापस होता है, टैक्स भी वापस होता है। रोहित कह रहे हैं सर, जब देना ही था तो लौटा क्यों दिया? अमाउंट में डिफरेंस है ना, अमाउंट में क्या है? डिफरेंस है। दिया कुछ और था, वापस कुछ और आया है, उसमें डिफरेंस है। ठीक, और ध्यान देना बच्चों, एहसान जताना जरूरी होता है। क्या? एहसान जताना जरूरी होता है। अब बताओ, मेरे वर्ड सही है? अगर एहसान किया है तो जताना जरूरी होता है, वरना सामने वाला उसकी कद्र नहीं करेगा, जताना पड़ता है। समझ गए? शायद बच्चों को मेरी भावनाएं समझ में आ गई। फिर से बोलते हैं, एहसान जताना जरूरी होता है, वरना सामने वाले आपके जज्बातों की कद्र नहीं करेगा। अगर आपसे लेंगे फिर आपको देंगे, तब आपको मजा आएगी। ऐसा ही माफ कर देंगे, आपको मजा नहीं आएगी, आपको लगेगा नहीं कोई एहसान हुआ। चलो भाई, आगे चलते हैं। तो भाई, कहाँ से कमाए हो? कभी लग गया था कोई टैक्स, लग गया था, हाँ, ड्यूटी लग गई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी जो भी, वापस मिल गई। ठीक है भाई, आइए आगे चलते हैं बच्चों, अगली बात जरा कर लेते हैं। अगला, तीसरा, व्यापार या पेशा। पहले व्यापार फिर पेशा, पहले व्यापार लेते हैं। व्यापार चलाते समय कोई बेनिफिट मिल जाए, कोई परक्विजिट मिल जाए, कहां टैक्सेबल? पीजीबीपी। समझाते हैं, ध्यान देना बच्चों, आसान कर दें, आसान। व्यापार, गिफ्ट, 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 सुनना बच्चों, आपके पिताजी की एक कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी है या शॉप है? आपके पिताजी की कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी या शॉप है, और पिताजी कोल्ड ड्रिंक या शॉप बेचते हैं, और आपकी दुकान खूब चलती है, खूब चलती है, मतलब आप खूब कोल्ड ड्रिंक बेचते हो, खूब कोल्ड ड्रिंक बेचते हो। बच्चों, आप खूब कोल्ड ड्रिंक बेच रहे हो, खुद भी कमा रहे हो, और सोचो, आप जिस कंपनी का माल बेच रहे हो, कंपनी को भी तो फायदा हो रहा है। हाँ, आप जिस कंपनी से माल उठाते हो उसको तो फायदा हो रहा है। यार, तो कोई बहुत माल बेचता है भाई, हमारा खूब माल बेचता है। कंपनी वालों ने कहा, भाई हम खुश है तुमसे, तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, हम तुम्हें एक रेफ्रिजरेटर देते हैं ₹1.5 लाख का। समझे बच्चों?
आपका एक बिजनेस है, आप काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आप खूब कोल्ड ड्रिंक बेचते हो, लेकिन जिस कंपनी से आप कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो वो कोल्ड ड्रिंक कंपनी आपसे बहुत खुश है, उसने आपको गिफ्ट किया एक फ्रिज, एक बेनिफिट, एक रेफ्रिजरेटर दिया आपको 1.5 लाख रुपए का। तो बच्चों ये गिफ्ट कहाँ टैक्सेबल? पीजीबीपी में टैक्सेबल। ये बिजनेस एक्टिविटी की वजह से गिफ्ट मिला है, पीजीबीपी में टैक्सेबल। चलो बच्चे कह रहे हैं समझ गए सर जी, और बताएं। अच्छा दूसरा एग्जांपल, बच्चों आपके पिताजी की एक दुकान है, पार्ले जी, स्पेलिंग जो भी, चाहे शॉप है चाहे एजेंसी है, तो आपके पिताजी के पास एक दुकान या एजेंसी है पार्ले जी की, और दुकान खूब चलती है, एजेंसी खूब चलती है, खूब चलती है, खूब चलती है, खूब बेचते हो, खूब बेचते हो, खूब बेचते हो, तो खरीदते भी होगे। और पार्ले जी कंपनी आपसे बहुत खुश है, यार हमसे बहुत ज्यादा खरीद रहा है, बहुत सेल कर रहा है, बहुत खरीद रहा है, तो उन्होंने खुश होकर आपको एक स्कूटी दे दी। स्कूटी लो भैया, ये 60,000 रुपए की स्कूटी। तो आप एक बिजनेस करते हो, पार्ले जी बेचते हो, जिस कंपनी से खरीदते हो कंपनी बहुत खुश, आपको खुश होकर उसने एक बेनिफिट दे दिया, लो भाई स्कूटी पकड़ो। तो ये 60,000 रुपया कहाँ टैक्सेबल जो गिफ्ट मिला है बिजनेस एक्टिविटी के चक्कर में? जी ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम, वर्ड गलत है मेरे, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अच्छा समझ गए जी सर, समझ गए। आगे सर, तो बिजनेस से अगर कोई बेनिफिट या परक्विजिट मिलता है बिजनेस एक्टिविटी की वजह से, अब जरा प्रोफेशन की बात करें। चलो प्रोफेशन, एक वकील साहब है, वकील साहब, और वकील साहब जो है, वकील साहब, कोई असली एग्जांपल दे दें क्या? असली एग्जांपल में चलो हरीश साल्वे, हरीश साल्वे हम सुना बच्चों? पहले ये बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट था, मगर उसने फिर अपना सीए ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप माने सर्टिफिकेट ऑफ सीए रख दिया, फिर ये वकील एडवोकेट भी था, उतना डीप बात नहीं करेंगे। खैर सीए था, हाईकोर्ट में केस लड़ना था, दिल्ली हाईकोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी केस लड़ना था इनको, तो दोनों डिग्री एक साथ नहीं रख सकते, तो उन्होंने सीए डिग्री ड्रॉप कर दी। तो ये हरीश साल्वे एडवोकेट था। एक कंपनी थी वोडाफोन, अब ये मत कहना वोडाफोन आइडिया, नहीं नहीं, हम पुरानी बात कर रहे हैं। आजकल वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, दो कंपनी मर्ज हुई है ना, बहुत पहले केवल वोडाफोन अलग थी, आइडिया अलग थी। एक कंपनी थी वोडाफोन, और उसका 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ गवर्नमेंट पर बकाया था, मतलब गवर्नमेंट को लेना था, इनको टैक्स देना था, इतना बाकी था टैक्स। गवर्नमेंट ने कहा था, हरीश साल्वे इनका क्लाइंट था वोडाफोन, हरीश साल्वे बोले 1% फीस, 1% जिता देंगे, जिता देंगे, 1% फीस होगी। फीस कितनी रखी? 1%। जिता दिया, 100 करोड़ रख लिया, ठीक, जिता दिया, जिता दिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने फैसला हरीश साल्वे के क्लाइंट के पक्ष में दे दिया, जिता दिया, 100 करोड़ रुपया फीस मिल गई। और वोडाफोन कंपनी, अरे भाई 10,000 करोड़ में 100 करोड़ दे दिया तो भी क्या से, 9,900 करोड़ का तो फायदा हुआ ना। लेकिन कंपनी और खुश है, कंपनी और खुश है, कंपनी ने इनको एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया हरीश साल्वे को। तो कंपनी ने, हरीश साल्वे कौन? एक प्रोफेशनल, और उन्हें क्या मिल रहा है? कोई बेनिफिट या परक्विजिट, कि वोडाफोन कंपनी ने खुश होकर उनको क्या कर दिया? एक फ्लैट गिफ्ट कर दिया था 3-4 करोड़ का। तो वो कहाँ टैक्सेबल होगा बच्चों? भाई तुम प्रोफेशनल हो और तुम्हें प्रोफेशन के संबंध में ये बेनिफिट मिल रहा है, वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। चलो क्लियर बच्चों? हाँ लगता है क्लियर। बच्चों एक मरीज है, मरीज, और उसका डॉक्टर, मरीज अपने डॉक्टर से कह रहा है, डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूं, डॉक्टर साहब मैं बहुत खुश हूं। डॉक्टर साहब बोले काहे खुश हो भाई? डॉक्टर साहब आपने मेरी किडनी निकाल के बेच दी, मेरा 3 किलो वजन कम हो गया।
मैं बहुत खुश हूँ और मैं खुश होकर आपको कोई बेनिफिट, कोई परक्विजिट या कैश कुछ देना चाहता हूँ, ठीक है, तो 4 लाख रुपया या जमीन नाम कर दे रहा हूँ आपके, तो वो कहाँ टैक्सेबल? पीजीबीपी में टैक्सेबल। अब ये मत पूछना कि सर ये कहानी क्या थी, बता दिया हमने। मरीज खुश है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आपने मेरा बहुत अच्छा इलाज कर दिया, बहुत अच्छा, मैं खुश हूँ, और मैं आपको चाहे पैसे दे दूं, चाहे जमीन दे दूं, चाहे कोई गिफ्ट कर दूं इस बदले, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल। एक केस याद आ गया हमको, मेरे ख्याल से 2006 का केस है बच्चों। 2006 में SRK, हाँ, शाहरुख खान और इनका क्लाइंट दुबई में, हाँ दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, तो दुबई में इनका क्लाइंट एक शेख साहब, तो शेख थे, शाहरुख जाते हैं, उनका क्लाइंट दुबई में है, शाहरुख इसके लिए प्रोग्राम करते हैं, डांस वगैरह करते हैं, प्रोग्राम रखते हैं, तो शेख इनका क्लाइंट है, और शेख ने दुबई में इनको काफी महंगा, शायद 25 से 30 करोड़ का एक बंगला दिया था। जब भी दुबई में आइए, यहाँ पर ठहरिए, ये बंगला आपका है। तो शेख ने शाहरुख से खुश होकर क्या दिया? एक बंगला दिया। तो शाहरुख का क्या था? प्रोफेशन, और क्लाइंट ने बदले में कोई बेनिफिट या परक्विजिट दिया, तो कहाँ टैक्सेबल? पीजीबीपी। सारे बच्चे बोल दो सर हमको फाइनली तीसरा समझ में आ गया कि बिजनेस या प्रोफेशन वाली किसी एक्टिविटी की वजह से हमें कोई बेनिफिट या परक्विजिट मिलता है, तो ऐसा गिफ्ट पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। चलो आगे चलते हैं बच्चों, अगला पार्टनर। जी हाँ, पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर। एक फर्म है, फर्म में कुछ पार्टनर हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। तो फर्म है, फर्म में कुछ पार्टनर हैं। बच्चों एक बात बताओ, हाँ एक बात, क्या फर्म और पार्टनर के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है? फर्म और पार्टनर के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है? क्या जवाब है? जवाब ये है नो। नो। जानते हो एम्प्लॉय कौन होता है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन होता है जानते हो? मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, एक कागज पर शर्तें लिखी हैं, मैंने साइन किया है, टर्म्स कंडीशन लिखी है, मेरा इंटरव्यू हुआ था, मेरा अपॉइंटमेंट हुआ था, एक टर्म्स कंडीशन वाला पेपर मैंने साइन किया है, अब मेरे बॉस जो बोलेंगे मैं मानूंगा। ये होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। उनका मेरे कामों पर कंट्रोल, सुपरविजन है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म, एक फर्म को किसने बनाया? फर्म को पार्टनर बनाते हैं। अच्छा, फर्म को कौन जन्म दिया? पार्टनर। अब बताओ बच्चों, फर्म बनाया ही है पार्टनर ने, पार्टनर खुद फादर है फर्म का, तो कहां से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा? क्या बात समझ आ गई बच्चों कि पार्टनर और फर्म, अरे फर्म तो खुद ही सन है, बच्चा है, पार्टनर तो पिता है, इन्होंने तुमको जन्म दिया, हम कहां से इनके एम्प्लॉयर बन जाएंगे, वो हमारे एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो बच्चों पार्टनर और फर्म के बीच नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं होता, और पार्टनर अपनी फर्म में मेहनत करता है, और पार्टनर अपनी फर्म से ब्याज लेता है, वेतन लेता है, बोनस लेता है, कमीशन लेता है, मेहनताना सैलरी वगैरह लेता है, मगर ये टैक्सेबल होता है पीजीबीपी में। सर ये सैलरी में टैक्सेबल क्यों नहीं होता? अगर फर्म एम्प्लॉयर होती बॉस, और अगर पार्टनर एम्प्लॉय होता कर्मचारी, पक्का इनकम फ्रॉम सैलरी में होता। लेकिन फर्म और पार्टनर के बीच नियोक्ता कर्मचारी संबंध न होने के कारण जो ब्याज, वेतन, बोनस, कमीशन, मेहनताना मिलता है वो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम नहीं बोलेंगे, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। बोलो बच्चों, क्या आपको ये चौथा वाला पॉइंट भी समझ में आ गया? हम एम्प्लॉय थोड़ी ना है, तो पार्टनर है, हम तो खुद इनके बाप है, हमें ये देंगे तो सैलरी में टैक्स थोड़ी ना होगा, टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। जी हाँ, बच्चे कहते हैं समझ आ गई बात, सर आगे बताइए।
अगला पांचवा, नॉन compete fees received receivable for non carrying a business या प्रोफेशन। चलो बच्चों जरा पांचवा समझते हैं। पांचवा क्या है? पांचवा एक कहानी बनाते हैं बच्चों, कहानी। ठीक, कहानी में बच्चों हमें शहर की किसी मशहूर दुकान, मशहूर बिजनेस का नाम बताओ जैसे सारे बच्चे जानते हैं। तो हमें जौनपुर शहर का कोई मशहूर एग्जांपल दो जैसे सारे बच्चे जानते हैं। ये दुकान, ये शॉप, ये बिजनेस। देखें, बेनीराम, रघुवंशी होटल, तृप्ति वाले। 3 एग्जांपल आ चुके हैं, बेनीराम, रघुवंशी, तृप्ति वाले। अरे बेनीराम वाले बहुत ज्यादा है। अरे भैया और आगे बढ़ो, बेनीराम, रघुवंशी, तृप्ति। बेनीराम की लाइन लगा दी है। चलो ठीक है, बेनीराम वाले बहुत ज्यादा बच्चे हैं। ठीक है बच्चों, कहानी सुनो। कहानी है, सत्य घटना पर आधारित नहीं है। सुन लिया, कहानी बना रहे हैं। तो आप लोग बेनीराम के पीछे बढ़ गए। बेनीराम इमरती, मोदी जी भी आते हैं तो बेनीराम की इमरती की तारीफ करके जाते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, एक कहानी, एक बेनीराम इमरती वाले। ओके, एक बेनीराम इमरती वाले शाही पुल के अगल बगल है। सबसे फेमस शॉप यही वाली है, शाही पुल वाली। ठीक, तो शाही पुल के बगल में, फिर से बोल रहे हैं कहानी है, सच्ची घटना नहीं है, समझाने के लिए। तो बेनीराम इमरती वाले शाही पुल के बगल में दुकान है। फिर बेनीराम को खबर लगती है। खबर, क्या खबर? भैया बेनीराम साहब, आपकी दुकान के बगल में जो जगह है, जो खाली है, वो बिकने की बात हो रही है। तो बेनीराम को खबर लगी। खबर, अरे आपकी दुकान से सटी हुई बगल में प्रॉपर्टी है ना, जो खाली है, बिकने की बात हो रही है। बेनीराम वाले पूछे कौन खरीदेगा? बोले एक है मिस्टर सोहन लाल। सोहन लाल खरीदेगा। क्या करेगा वो भी इमरती बेचेगा। आप क्या करते हो? इमरती वगैरह बेचते हो। तो जो काम आप करते हो, इमरती सबसे फेमस है, लड्डू उड्डू बाकी चीजें, तो वो भी स्वीट शॉप खोलेगा। वो भी स्वीट शॉप खोलेगा। बच्चों, क्या बेनीराम को चिंतित होना चाहिए? हाँ, आपकी जस्ट दुकान के बगल में एक और इमरती की दुकान खुलने वाली है। और आपकी दुकान का जितना साइज है, उसकी दुकान का साइज 3 गुना है। 3 गुना। जितना साइज आपकी दुकान का है ना, उसका साइज 3 गुना है। और जितने पैसे वाले आप हो ना, उसका डबल पैसे वाला वो है। वो भरपूर इन्वेस्ट करेगा, बहुत तगड़ी दुकान खोलेगा, आपको हर मामले में डिफीट कर देगा। तो बच्चों, क्या बेनीराम वालों को चिंता करना चाहिए कि यार बगल वाला आया, मेरी बैंड बजा देगा, मेरी बिक्री आधी कर देगा? आधी क्या पता, आधी छोड़ो, मेरी बिक्री 20% कर देगा। क्या पता, वो छोड़ो, मेरी बिक्री 10% कर देगा। खत्म हो जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएंगे। बेनीराम चिंतित है। लेकिन बच्चों ये बताओ, अभी खबर लगी है कि दुकान खुल गई है अगले की? अभी बेनीराम को खबर लगी है कि दुकान खुल गई है अगले की? बच्चे कह रहे हैं सर अभी अभी खाली खबर आई है। अब बेनीराम ने, हाँ बच्चों, अभी केवल खबर आई, अभी काम हुआ नहीं। अब बेनीराम ने मीटिंग बेनीराम ने मीटिंग की। किससे? अब बेनीराम वाले हैं और मिस्टर सोहनलाल। अब बातचीत चल रही है। भाई सोहनलाल, सुना बगल में दुकान खोल रहे हैं आप? तो सोहनलाल बोला हाँ खोल रहे हैं। क्यों नहीं खोल सकते क्या? बेनीराम बोले नहीं, क्यों नहीं खोल सकते, कोई इलीगल थोड़ी ना कर रहे हैं, खोलिए, बिल्कुल खोलिए। लेकिन बेनीराम एक ऑफर कर रहे हैं, ऑफर कि भाई सोहनलाल आप दुकान खोल रहे हैं, हमारे बगल में खोलेंगे, तो आप बताइए क्या हम आपको कंपटीशन नहीं देंगे? आप हमारे बगल में खोलेंगे तो क्या हम आपको कंपटीशन नहीं देंगे? आप हमें दोगे, हम आपको देंगे। आप भी नुकसान में, हम भी नुकसान में। तो प्लीज आप एक काम करो ना। बेनीराम ऑफर दे रहे हैं सोहनलाल को, ऑफर, आप मेरी दुकान से 2 किलोमीटर से बाहर दुकान खोलो, तो आप भी फायदे में रहोगे, हम आपको कंपटीशन नहीं देंगे, और हम भी फायदे में रहेंगे। हम आप कि आप हमें कंपटीशन दोगे ना, हम आपको कंपटीशन देंगे। आप 2 किलोमीटर बाहर दुकान खोल लो और हम आपको 30 lakhs देंगे। हाँ, 30 lakhs। नॉट
कैरिंग ऑन अ बिजनेस, हम ऑफर करते हैं, नॉट बिजनेस मत करो यहाँ, बिजनेस मत करो यहाँ पर मेरे बगल में, और हम आपको 30 लाख देंगे। बोलो ऑफर मंजूर है? बिजनेस, अपना बिजनेस प्रोफेशन यहाँ मत चलाओ, ऑफर मंजूर है? अगला बोला बिल्कुल सही बात कह रहे हो यार, तो फायदा है कि 30 लाख दे रहे हो, वो फायदा, ऊपर से जहां दुकान खोलेंगे तुमसे कंपटीशन भी नहीं करना पड़ेगा, अकेले राज करेंगे, बस हम मान गए, निकालो पैसा, हो गया एग्रीमेंट, यहाँ दुकान नहीं खोलेंगे। बच्चों ये हमारे सोहन लाल 30 लाख रुपया कमा लिए, बताओ ये कहाँ टैक्सेबल? हम बिजनेस एक्टिविटी नहीं करेंगे, बताओ कहाँ टैक्सेबल वो 30 लाख? जवाब है पीजीपीपी में टैक्सेबल। क्या बच्चों को 0.5 समझ में आ गया? ठीक है भैया, हम नहीं करेंगे यहाँ पर बिजनेस, हम लिखित में देते हैं नहीं करेंगे बिजनेस, नहीं करेंगे, एग्रीमेंट कर लो स्टैम्प पेपर पर और बदले में पैसे दो। और कहाँ टैक्सेबल? पीजीपीपी में टैक्सेबल। लगता है बच्चों को ये बात भी समझ में आ चुकी है। आइए चले आगे। ठीक है बच्चे कह रहे चलिए आगे। ध्यान देना बच्चों, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका एग्जांपल बहुत पहले किसी दूसरे चैप्टर में दिया हुआ, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ध्यान देना बच्चों, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी संस्था। क्या समझा रहे हैं? की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, बहुत बड़ी बड़ी संस्था होती है, लेकिन 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 एक आदमी पर टिकी होती है। सुन रहे हो? बहुत बड़ी बड़ी संस्था होती है लेकिन एक आदमी पर टिकी होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं आपका बच्चों, भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को निकाल दो, अब बताओ क्या बचा बीजेपी? जल्दी बोलो क्या बचा बीजेपी में? खाली बताओ, हमको गलत कह रहे हैं तो हम कहेंगे जीरो, शून्य। पार्टी ध्वस्त ना हो जाए, कहना कि अगर मोदी जी हाथ डालें। सही कह रहे हैं कि नहीं? खत्म, जीरो, शून्य। तो जिस प्रकार बीजेपी में मोदी जी एक आदमी है, पूरी बीजेपी उन पर टिकी हुई है, कुछ बाकी सब बेकार है, कोई काम के नहीं है। आप भले कह लो ये वो, कुछ नहीं, नथिंग, जीरो। बच्चे कह रहे हैं बाबा जी, ना भैया बिल्कुल नहीं। बाबा जी भी आज जीते हैं, योगी जी तो मोदी जी की वजह से जीते हैं। आप बताओ गोवा में जीत गए, क्यों? कौन था वहां पर? अरे मोदी जी की वजह से जीते हैं, और क्या। कोई नहीं है बच्चों, सब खाली नीचे के लोग हैं। मोदी जी को डालो, काम खत्म। टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक पर, राजनीति में नहीं घुसना। अक्सर एक आदमी पर सब टिका होता है, सब। लाइक बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी पे सब टिका है, उसी प्रकार बच्चों आमिर खान है। आमिर खान, तो बच्चों आमिर खान जो उनकी संस्था है, वहां सैकड़ों लोग काम करते हैं, लेकिन सोचो सब आमिर खान पे डिपेंड है उनका। तो बीजेपी में की मैन, एक ऐसा मैन जिसके पास की है, मोदी जी है। और वो वाली इंडस्ट्री जो आमिर खान की टीम है, आमिर खान ही सब कुछ है, उनके अलावा कोई कुछ नहीं है। क्या बच्चों को एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? एग्जाम्पल, हाँ बच्चों एग्जाम्पल समझ में आया? आप बताओ, चेन्नई सुपर किंग से अगर धोनी निकाल ले तो, हाँ, अरे आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग से धोनी निकाल ले तो क्या बचा? खैर, तो शायद आप मेरी भावनाएं समझ गए होंगे कि अक्सर संस्था में एक आदमी ऐसा होता है कि सब टिके होते हैं। तो बच्चों अगर इस आदमी को कुछ हो गया तो बताओ संस्था में सारे लोग इनसिक्योर हो जाएंगे कि नहीं? अगर इस आदमी को कुछ हो गया तो संस्था में सारे लोग इनसिक्योर हो जाएंगे कि नहीं? तो बच्चों इस आदमी के का क्या करवाते हैं? बीमा करवाते हैं, बीमा, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इस आदमी का बीमा कराते हैं। अगर इसे कुछ हो गया तो सम रिसीव हमें होगा, अगर इसे कुछ हो गया तो सम हमें रिसीव होगा। बोले समझ बात आ गई कि हम इसका बीमा करा रहे हैं, अगर इसे कुछ हो गया तो हमें पैसे मिलेंगे। तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से प्राप्त पैसा, कि भाई हमारी पूरी संस्था इस आदमी पर है, ये आदमी गया पूरी संस्था गई, तो भाई संस्था गई तो कुछ तो सिक्योरिटी हो, हाँ इसका बीमा करा दे रहे हैं, इसे कुछ होगा तो पैसे मिलेंगे। क्या मीनिंग समझ आ गया? आप कहाँ टैक्सेबल की बात करें? अभी आधी बात हमने की थी, आधी बात मीनिंग समझ आ गई, कहाँ टैक्सेबल की बात करें? चलो बच्चे कह रहे हैं हाँ सर मीनिंग तो समझ में आ गई, अब जरा कहाँ टैक्सेबल की बात करिए। कि भाई एक विशेष आदमी का बीमा है, अगर इसको कुछ हो गया
तो संस्था ध्वस्त हो जाएगी, हर आदमी परेशान हो जाएगा। तो उनकी सिक्योरिटी के लिए इसका बीमा कराया है, और उसे कुछ हुआ तो सबको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, सबको पैसे मिलेंगे। पैसे टैक्सेबल। देखो बच्चों, अगर कर्मचारियों को मिलते हैं, सुन रहे हो, अगर कर्मचारियों को मिलते हैं तो आप जानते हो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल। समझ गए बच्चों? कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसे कर्मचारियों को मिलते हैं तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल। अच्छा, बॉस को पैसे मिलते हैं, बॉस को, जैसे आमिर खान जिस कंपनी में है तो आमिर खान बॉस थोड़ी ना है, बॉस तो कोई और है, बॉस तो कोई और है, एम्प्लॉयर तो कोई और है। अगर बॉस को पैसे मिलते हैं बच्चों, बॉस को पैसे मिलते हैं तो या तो अदर सोर्स में टैक्सेबल या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल, या तो अदर सोर्स में टैक्सेबल या तो पीजीबीपी में टैक्सेबल। आपको सर मतलब अगर बॉस का बिजनेस या प्रोफेशन है तो पीजीबीपी में टैक्सेबल, और बॉस का बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल। क्या कंसेप्ट क्लियर है बच्चों? अगर तुम कर्मचारी होने के नाते पाए हो तो सैलरी में टैक्सेबल, अगर बॉस पैसे पाया है और पीजीबीपी है उसका तो बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल, और बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो अदर सोर्स में टैक्सेबल। चलो, हमें लगता है बात आपने समझ ली है कि ये पैसे कहाँ कहाँ टैक्सेबल। और सीधी सी बात है कि हम यहाँ बॉस हैं और मेरा व्यापार पेशा है तो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से प्राप्त पैसे यहाँ टैक्सेबल। एक एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज इनकम, इनकम किसे कहते हैं, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, तो उसकी डेफिनेशन में भी ये आता है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी से प्राप्त राशि। खैर बच्चों, क्या यहाँ तक कोई प्रश्न है? बोलो, क्या यहाँ तक कोई सवाल है? बताओ बच्चों, क्योंकि इसके आगे हम आपके सवाल लेना चाहेंगे। किसी के पास भी कोई सवाल, चाहे यहाँ से चाहे कहीं और से, जल्दी बोलो बच्चों, वेट करेंगे आपका। हम लोगों ने पॉइंट नंबर 6 तक डिस्कशन कर लिया है, 6 तक, और हम आपके सवालों का वेट कर रहे हैं कि शायद आपको कोई सवाल है। सचिन, प्रोफेशनल के लिए एक्सपेंडिचर क्या होता है? देखो भाई सचिन, अच्छा आंचल, सेल्फ असेसमेंट। सचिन, अभी हम बिजनेस वाले एक्सपेंस भी बताएंगे और अभी हम प्रोफेशन वाले एक्सपेंस भी बताएंगे, मगर तब जब न्यूमेरिकल लगवाने वाले होंगे। ठीक, तो आप वेट करें, अभी एक्सपेंस आएंगे, व्यापार में कौन कौन खर्चे, पेशे में कौन कौन खर्चे। आंचल कहती हैं व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट। आंचल ध्यान से सुनना। आंचल, क्या हम और बाकी बच्चे, क्या हम आपको बताए थे असेसमेंट मतलब तुम्हारी इनकम कितनी है इसका पता लगाओ, उस पर टैक्स कितना बनता है उसका पता लगाओ। हाँ, ये क्लियर? हमारी टोटल इनकम कितनी है उसका पता लगाओ, टैक्स कितना बनता है उसका पता लगाओ। अचल ने बढ़ा दिया सेल्फ असेसमेंट। अच्छा सुनना बच्चों, आप बताओ सैफी सर, क्या सैफी सर के लिए ये बड़ी मामूली सी बात है खुद की टोटल इनकम निकालना, खुद का टैक्स निकालना? बोलो, क्या सैफी सर को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनकम टैक्स के वकील साहब की आवश्यकता है? हाँ, बच्चे कह रहे नहीं सर, आपको क्या, आप तो सब जानते हो, कर लोगे। तो बच्चों, अगर हम अपनी टोटल इनकम सेल्फ खुद निकालें और अपना टैक्स खुद निकालें, ये होता है सेल्फ असेसमेंट। मैंने किसी सीए का सहारा नहीं लिया, मैंने किसी इनकम टैक्स के वकील का सहारा नहीं लिया, मैंने किसी अकाउंटेंट का सहारा नहीं लिया, मैंने अपना टोटल इनकम टैक्स खुद निकाल के सबमिट कर दिया, तो ये होता है सेल्फ असेसमेंट। लेकिन बच्चों, हम आपको एक बात बता दें, हम सेल्फ असेसमेंट नहीं करते। नहीं, क्यों बच्चों? टाइम लगता है, बहुत बहुत टाइम लगता है। समझ रहे हो क्या? टाइम लगता है भाई। आप बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसका सुबह से शाम यही काम है, यही काम है। उसके पास सॉफ्टवेयर होंगे, बिल्कुल समझ रहे हो, जैसे मेरे दोस्त हैं बहुत सारे सीए हैं, उन सबके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, फटाफट टोटल इनकम डालते हैं, फटाफट टैक्स डालते हैं, फटाफट रिबेट डालते हैं, प्रीमियम डालते हैं, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन डालते हैं, सब फटाफट कैलकुलेट हो जाता है। भाई मेरा वो काम नहीं है, टाइम लगता है। तो हम खुद सेल्फ असेसमेंट चाहे तो कर सकते हैं, करते नहीं, हम अपने सीए को देते हैं, अपने दोस्त को देते हैं, यार कर लो भाई, फाइल कर दो। तो अगर कोई बंदा खुद अपने आप अपना टैक्स और टोटल इनकम निकालता है तो उसे सेल्फ असेसमेंट कहते हैं। समझ गए? लेकिन हम बोलते हैं हम कर सकते हैं, करते नहीं, टाइम लगता है भाई। जिसका काम उसी के लिए अच्छा होता है, क्या बोलते हैं, जिसका काम उसी को साधे, ऐसा कुछ कहावत है। जिसका काम उसी के लिए सही है, जो सुबह शाम कर रहा है फटाफट फटाफट करेगा,
शिवांश कह रहे हैं सर आपके दोस्त आपसे पैसे लेते हैं। शिवांश, हमारे दोस्त हमसे पैसा नहीं लेते, हम जबरदस्ती उनको देते हैं। हाँ क्यों? अरे भाई उनका वो न ले भाई, हमारे दोस्त है, बचपन से हमारे साथ पढ़े हैं, लेकिन हमारा काम तो है ना पैसे देना। क्या वो फ्री में काम करने के लिए बैठे हैं? लेते नहीं, हम जबरदस्ती दे देते हैं। सत्यम कह रहे हैं डीम्ड इनकम क्या होती है? डीम्ड इनकम, अच्छा भाई सत्यम का सवाल है डीम्ड इनकम। सत्यम एक चैप्टर आगे पढ़ाएंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम। तो हम सोच रहे हैं आपका सवाल हम वहां ले लेंगे, समझे सत्यम? हम आपका सवाल वहां ले लेंगे डीम्ड इनकम का, क्लबिंग ऑफ इनकम में। कुछ और सत्यम क्लियर? हाँ सत्यम कह रहे हैं सर कुछ तो बता देते आप, थोड़ा सा तो बता देते आप। अच्छा और भी देख लें। सत्यम का है डीम्ड इनकम, और कौन है भाई? मानी गैया है। सत्यम वहां बता देते तेरा भाई, क्यों आप परेशान हैं? हाँ बच्चों, तो सत्यम का सवाल हमने ले लिया है, बाद में डिस्कस करेंगे। और एक बच्चा क्या पूछ रहा था, देखें भाई कुछ और सवाल आ गए बच्चों के जी। अच्छा ये है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन क्या है, मेरे ख्याल से पूछा, और नहीं उसके पहले आंचल का सवाल है टैक्स इवेजन। ठीक है भाई, तो पहले हम टैक्स इवेजन से शुरू करते हैं। आंचल का सवाल है टैक्स इवेजन से। सुनो भाई, पता तो लग रहा है, चलो देख लेते हैं टैक्स इवेजन। पहले एक, अभी सवाल मत भेजो, पहले एक तो पूरा कर लें। कर की चोरी, टैक्स इवेजन। ध्यान देना बच्चों, ठीक, कर की चोरी क्या चीज है? आप सोचो बच्चों, आप सोचो कि जो लोग कैश लेन देन करते हैं, कैश लेन देन, आप बताओ, बेनीराम वाले हैं इतना कैश लेन देन करते हैं, कोचिंग वाले हैं इतना कैश लेन देन करते हैं, डॉक्टर लाइन लगी रहती है, एक एक मरीज से 200-200 रुपया लेते हैं, और सुबह से शाम तक हजारों मरीज देखते हैं, इतना कैश लेन देन करते हैं। आप बताओ बच्चों, इतना कैश लेन देन करते हैं, क्या सारा का सारा जाकर गवर्नमेंट को बता देते होंगे, टैक्स भरते होंगे? बोलो बोलो बोलो, सब बता देते होंगे, टैक्स भरते होंगे? बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि इसे बोलते हैं टैक्स की चोरी। आपने कमाया, आपने कमाया नहीं बताया, टैक्स इविजन, कर की चोरी। अच्छा एक और तरीका होता है, एक और तरीका, कमाया 100 रुपया, 100 रुपया कमाया, झूठ, झूठ 80 रुपया खर्चा दिखा दिया, झूठ। अब बताओ, कमाए 100 रुपया, 80 रुपया झूठा खर्चा दिखा दिया, 20 रुपया प्रॉफिट, और 20 पे टैक्स दे रहे हो। अरे मेरे भाई, 80 रुपया झूठा खर्चा, कमाए हो 100 रुपया, 80 रुपया झूठा खर्चा, 20 रुपया प्रॉफिट, तो टैक्स देना चाहिए 100 रुपए पर, और दे रहे हो 20 रुपए पर। 80 रुपया झूठा खर्चा, 80 रुपया छिपा लिया, तो ये सब टैक्स की चोरी होती है। फिजूल बिना वजह का खर्चा, झूठा खर्चा दिखाकर टैक्स की चोरी, इनकम दबाकर टैक्स की चोरी। समझ गए? चलो भाई समझ गए शायद बात, आप टैक्स की चोरी की, यार आपको टैक्स देना चाहिए और आप टैक्स नहीं दे रहे हो। अगला क्वेश्चन आया है राजिक का टैक्स हॉलिडे। बच्चों हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग हमें बार बार सवाल रिपीट कर रहे हो कल से? तो टैक्स हॉलिडे, टैक्स हॉलिडे हम आपको बताए थे, कर से छुट्टी बताए थे। देखो सरकार कुछ दिनों के लिए, स्पेशली ऐसा स्टेट गवर्नमेंट करती है, सरकार कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हाँ, सरकार कुछ दिनों के लिए कुछ जगह पर, कुछ जगह पर, किसी राज्य किसी शहर, किसी राज्य किसी शहर में कुछ सामानों पर टैक्स माफ कर देती है, इसे बोलते हैं टैक्स हॉलिडे। कुछ दिनों के लिए कुछ जगह पर कुछ विशेष सामानों पर टैक्स माफ कर देती है, इसे कहते हैं टैक्स हॉलिडे। जैसे मान लो हाथ से बना सामान, हैंडीक्राफ्ट, सर अब मान लो हिमाचल प्रदेश में मनाली में 1 महीने के लिए हैंडीक्राफ्ट वाले सामान पे टैक्स फ्री है, तो ये 1 महीना क्या है? टैक्स हॉलिडे। हिमाचल प्रदेश विशेष स्थान, 1 महीने के लिए कुछ दिन, हैंडीक्राफ्ट हाथ वाले सामान,
पर टैक्स फ्री कर रहे हैं तो ये होता है टैक्स हॉलिडे। ये जो एक महीना है ना, ये टैक्स हॉलिडे है, इतने दिन टैक्स नहीं लेंगे। अब जरा देख लें बाकी क्वेश्चन। और सत्यम, डिडक्शन अवेलेबल इन रिलेशन विद द इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन 15,000 के अलावा भी है कोई सर? अरे सत्यम, अदर सोर्स पूछ रहे हो तो वहां 15,000 भी था, और याद करो 1/3 ऑफ सच पेंशन भी था, 1/3 ऐसे करके था ना, ठीक है, हम आपको बताए थे अंडर सेक्शन 57 सबसेक्शन II ऐसे करके। और कोई क्या पूछ रहा है? आंचल कहती है डीम्ड एसएससी, आंचल पढ़ा चुके हैं, जाकर चेक कर लेना डीम्ड एसएससी कहां पर वो इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर में। तो इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर में जाके चेक कर लेना, डीम्ड एसएससी मिल जाएगा। ऐसे सवाल पूछे जो ना पढ़ाए हो। साध्वी लेस टैक्स सिक्योरिटी, साध्वी लेस टैक्स सिक्योरिटी चाहिए तो लेस टैक्स सिक्योरिटी जाकर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में पढ़ लेना, पढ़ाई हुई चीज दोबारा नहीं बताएंगे, नया सवाल पूछो। और टैक्स प्लानिंग, सत्यम पूछ रहे हैं सर व्हाट इज टैक्स प्लानिंग? हाँ, टैक्स प्लानिंग नहीं बताए हैं तो बता दे रहे हैं। टैक्स प्लानिंग किसे कहते हैं? टैक्स प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग का मतलब होता है कि इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी डिडक्शन है, एग्जम्पशन है, उनका फायदा उठाकर टैक्स कम करना। तो इनकम टैक्स एक्ट में बताई गई डिडक्शंस, बताई गई एग्जम्पशंस का फायदा उठाकर टैक्स लायबिलिटी कम करना, ठीक, ये होता है टैक्स प्लानिंग। ये बिल्कुल लीगल है, ये बिल्कुल मोरल है, सब आप कर सकते हो। रितेश कहते हैं ऑर्डर क्वांटिटी, रितेश जाकर पढ़ लेना, मटेरियल चैप्टर आपको वहां मिल जाएगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो चीज पढ़ा चुके हैं वो नहीं बताने वाले। और बैच कॉस्टिंग, आकांक्षा जॉब एंड बैच कॉस्टिंग आप पढ़ लेना चैप्टर, मेरे ख्याल से कॉन्ट्रैक्ट में शायद डाला होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको मिल जाएगा भैया, इनकम टैक्स में कॉस्ट अकाउंटिंग काहे घुसा रहे हो बच्चों? इनकम टैक्स में कॉस्ट अकाउंटिंग काहे घुसा रहे हो? इनकम टैक्स पूछो ना। बैच कॉस्टिंग, टैक्स प्लानिंग, रिवोकेबल ट्रांसफर, सत्यम मिश्रा, रिवोकेबल ट्रांसफर, सत्यम रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है जब तक मैं जिंदा हूं ये असेट तुम्हारी है, बाद में ले लूंगा। जब तक तुम जिंदा हो असेट तुम्हारी है, बाद में ले लूंगा। समझे सकते हो? जब तक मैं जिंदा तुम्हारी है असेट, जब तक तुम जिंदा तुम्हारी असेट, बाद में वापस करनी होगी। ये हो गया रिवोकेबल ट्रांसफर। और क्या है परमानेंट अकाउंट नंबर? आप मेरे ख्याल से परमानेंट अकाउंट नंबर 10-15 मिनट का लेक्चर रख लेना, ठीक, इसको हम कॉपी करते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा है। बच्चों ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हो, जैसे लग रहा है कि आज फेयरवेल है क्या? हाँ, मतलब आज के बाद हम लोग मिलेंगे नहीं क्या? सचिन भी यही बात कह रहे हैं, देखो कि लग रहा है बस आज ही सैफी सर शाम को जो है समाधि लेने वाले हैं, फिर खत्म, काम खत्म, आज पूछ डालो सारा का सारा। और सत्यम कह रहे हैं एग्जाम्पल, सत्यम आपका जो क्वेश्चन है ना रिवोकेबल ट्रांसफर, ये वहां पर है, कहाँ वो आपका दोनों क्वेश्चन वहीं से था, अभी था ना वहां पर, हम आए थे यहाँ पर, क्या था यहाँ डीम्ड इनकम पूछे थे, डीम्ड इनकम, क्लबिंग ऑफ इनकम में, तो क्लबिंग ऑफ इनकम में, क्लबिंग ऑफ इनकम वहां से ले लेंगे, ठीक। पैन कार्ड, पैन कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक लेक्चर दे देंगे, ठीक ठाक, बेहतर होगा कि हम लेक्चर दे दें आपको। हाँ बच्चों, और कोई सवाल? नहीं, आकांक्षा कह रही है गलती से हो गया, हमें पता ही नहीं आपकी गलती थी क्या। चलो, हमें लगता है बच्चों आपके क्वेश्चन खत्म हो गए, आप लोगों ने क्वेश्चन एकदम ढूंढ डाला क्वेश्चन से हमको, ढेर सारे क्वेश्चन। सत्यम 2 क्वेश्चन तुम्हारा पेंडिंग है, रिवोकेबल ट्रांसफर और एक और कौन सा था, क्लब एक और पूछे थे, और ये पैन कार्ड वाला क्वेश्चन रह गया। एक आध बच्चों ने बैच कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का पूछ लिया, भाई हो सके इनकम टैक्स पूछो, तो परेशान करो। सत्यम कह रहा है डीम्ड इनकम थी, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों, तो क्लास खत्म की जाए आज की। हाँ, तो कल से अपने पीजीबीपी पे वापस लौट आएंगे, कल से नोट्स थोड़ा सुधार देंगे, ठीक, हिंदी इंग्लिश मर्ज करके। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं, चला जाए, मिलते हैं कल। ठीक है, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।